जय हिंद दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का एजुटेन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये दरोगा का तीसरा सेट है आप लोगों के लिए और ये रामबाण साबित होगा। जो भी है, मैं क्वेश्चन तो लिख नहीं रहा हूं, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो ढक रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। पहली बात है कि रथ मंदिर निर्माण कहाँ किया गया था। तो ये पल्लव शासक जो है, पल्लव शासक दक्षिण भारत में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम किए थे। रथ मंदिर का निर्माण कौन किए? नरसिंह वर्मन प्रथम किए। वहाँ पर 8 रथ मंदिर है, पांचों पांडव के नाम से 5 और एक द्रौपदी के नाम से 6 प्लस 2, 8 रथ मंदिर है। उसमें अगर क्वेश्चन करेगा आपसे कि सबसे बड़ा रथ मंदिर कौन है, सबसे बड़ा रथ मंदिर, तो धर्मराज मंदिर मारेंगे। कौन मारेंगे? क्वेश्चन है कि सबसे छोटा रथ मंदिर कौन, क्वेश्चन ढका हुआ देख लीजिएगा, सबसे छोटा रथ मंदिर कौन है, तो द्रौपदी का सबसे छोटा रथ मंदिर था। सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी का, सबसे बड़ा धर्मराज। रथ मंदिर कौन निर्माण करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम करवाया था, पल्लव शासक था। क्लियर? आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन, घड़ी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत की आपको जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था 1206 में। गौरी का गुलाम था, इसका इसलिए गुलाम वंश भी कहा जाता है, ममलुक वंश भी कहा जाता है इस वंश को। और ये कह रहा है कि गृह कर एवं गृह कर, तो बलबन जो है सो बलबन का फेमस है सिचदा एवं पैबोस, लौह रक्त नीति, लौह रक्त नीति। अलाउद्दीन खिलजी का फेमस अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो कहिएगा बाजार नियंत्रण, सैनिकों के लिए मिल गया था बाजार नियंत्रण, इसका मेन था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। और मोहम्मद तुगलक, इसको पागल शासक कहा जाता था, MBT इसका नाम है। ये आपको सांकेतिक मुद्रा चलाए, ये राजधानी को तुगलकाबाद से लाकर दिल्ली से लेकर के फिर यहाँ देवगिरी लाए। परिवर्तन सब असफल हो गया। फिरोज शाह तुगलक जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक जो है सो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला शासक था। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गृह कर और घड़ी कर, मतलब कि आपको घर का टैक्स गृह कर कौन लगाया, तो अलाउद्दीन खिलजी लगाया था। कौन लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर आइए। किस मध्ययुगीन सुल्तान को, मिडाइवल सुल्तान को आगरा शहर गिरफ्त डालने उसे सल्तनत कर रहा है। आगरा को जानते हैं, राजधानी आगरा का स्थापना सिकंदर लोदी किया था और राजधानी बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश का राजधानी दिल्ली था। MBT परिवर्तन किया था, लेकिन फिर चेंज हुआ कुछ नहीं, फिर उसका तुगलक शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? जौनपुर से फतवा जारी किया गया था किस मुगल बादशाह के खिलाफ? देखिए, फतवा जारी इसलिए किया गया था कि ये पहले आंसर जान लीजिए इसका कि अकबर होगा। क्या होगा? अकबर। क्योंकि अकबर जो था एक्चुअली हिंदू और किसी धर्म को दीन इलाही की स्थापना किया था, इबादत खाना के वास्ते स्थापना किया था। अकबर सभी धर्मों को लेकर चलने वाला शासक था, है ना, उदारवादी नीति का था, उदारवादी था। इसके खिलाफ, इसीलिए इसके खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 5वां। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आए? बराबर क्वेश्चन कर चुके हैं। इब्न बतूता आपको आया है 1333 में, 1333 में आया है, 1333 में आया है। इब्न बतूता कहाँ का जाति था पूछेगा? मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ? अफ्रीका में है। ये आपका इसका बुक फेमस कौन है? रेहला। कौन है? रेहला। इस बुक फेमस है। ये किसके शासनकाल में आया था? MBT मोहम्मदी शासन। उसमें कौन था? 1325 से लेकर के 1351 तक शासन काल था मोहम्मद तुगलक का, 1333 में ही आता है, इसलिए इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट, 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में किसने सूरत में सबसे पहले सूरत में देखिए, डच कहाँ? डच मछलीपट्टनम में स्थापना किया था पहला फैक्ट्री। अंग्रेज पहला फैक्ट्री 1608 में ही सूरत में स्थापना किया। देखिए पूछता 2 क्वेश्चन है अपन। लेकिन 1608 में सबसे पहले सूरत में बनाया था, बताए थे, पढ़ाए हैं, क्वेश्चन देखिएगा, सूरत में बनाया था। लेकिन ये पूरा निर्माण कार्यक्रम चल रहा था, सफल पूरा तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए 1611 में अंग्रेज ने मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री, अगर कभी कभी क्वेश्चन करता है तो 1611 में देता है मसूलीपट्टनम। लेकिन अगर बारीकी से देखिएगा तो 1608 में पहला फैक्ट्री सूरत में ही बनाना शुरू किया था, लेकिन ये सूरत का फैक्ट्री 1613 में बनकर तैयार हुआ, है ना, 1613 में, इसलिए दूसरी फैक्ट्री हो जाता है। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, दूसरी सूरत में हो जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पहला अगर इस तरह से रहेगा तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहली फैक्ट्री तो अंग्रेज, सूरत में कौन बनाया? अंग्रेज ही बनाया। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जानते हैं कहाँ है? कोचीन में। कहाँ है? फ्रांसीसी का मछलीपट्टनम, डच का मछलीपट्टनम, इसका कोचीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 7 नंबर क्वेश्चन आइए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, इसमें है कि निर्माता स्मारक कौन है? देख लेंगे।
बाबर संभलपुर जो पड़ता है उड़ीसा में, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं दिन पनाह करवाया था। अकबर जहांगीर महल, मतलब 1 2 3 4 सजा हुआ है, ये थी क्या है, नेक्स्ट आइए, 1 2 3 सजा हुआ है ना। देखिए 1 2 3 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। हैदराबाद आप लोग को पढ़ा चुके हैं, देखिएगा राज्यों में हैदराबाद का था निजामुल मुल्क। कौन था, जिसको चिनक्लीज खां भी कहा जाता है। क्या कहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिनक्लीज खां। इसको चिनक्लीज खां ही उपाधि लिया था निजाम मुल्क का। बताए थे कि ये जो था चिनक्लीज खां 1720 में मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला का नेचर कैरेक्टर के से व्यस्त, मतलब कि उससे नाखुश होकर के ये भाग आया था कहाँ, दक्षिण भारत। और वहाँ पर आपको फिर ये जो है इसको तब मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह अपने मुवारिज खां को इसको जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा गया। मुवारिज खां को भेजा, किसको भेजा, मुवारिज खां। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को जो बोल रहे हैं, मुवारिज खां को भेजा। मुवारिज खां और निजामुल मुल्क चिनक्लीज खां के बीच में युद्ध हुआ 1724 में। 1724 में, जिसको कहते हैं सुकरखेड़ा का युद्ध, सुकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। इसमें मुवारिज खां मारा गया और चिनक्लीज खां हैदराबाद की स्थापना की। तो हैदराबाद की स्थापना कब हुई, 1724 में हुई। कौन किया, चिनक्लीज खां किया। चिनक्लीज खां कौन सी उपाधि लिया, निजामुल मुल्क की उपाधि लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में मरा था और गाजीपुर का कब्र है। कहाँ, गाजीपुर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने वाला लॉर्ड मैकाले। कौन है, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल था, ये भारत का गवर्नर 1828 से 35 तक रहा है। कब रहा है, 35 तक। और इसी में ये आपको पहले था बंगाल के गवर्नर जनरल। अब इसी टाइम में जो 1834 का अधिनियम आया, उसमें इसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में और जानते हैं, किसके शासनकाल में आपको ठगी प्रथा दूर किया गया, सती प्रथा दूर किया गया, समाप्त किया गया है ना, सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये सब जानते हैं इसके बारे में। तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त क्या किया, ये किया। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लॉर्ड हार्डिंग, आंसर ये हो गया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और द्वितीय, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है सो 1911 में आप जानते हैं कि इसका कार्यकाल 10 से 16 था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का, इसके समय में दिल्ली दरबार लगा। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। क्या लगा, दिल्ली दरबार लगा। यहाँ पर राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले गया घोषणा किया गया, मतलब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के समय भव्य दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था। उसका तीन दिल्ली दरबार लगा अभी तक। कब, एक 1877, 1902 और 1911। ये लॉर्ड हार्डिंग समय 1911 में लगा था। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा जानिए मिंटो के बारे में जान लीजिए। मिंटो के बारे में बता चुके हैं आपको। मिंटो जो था, इसका कार्यकाल था, ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है। अगर प्रथम बात रहेगा तो इसका कार्यकाल उसमें 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी रंजीत सिंह के साथ, फेमस है। लेकिन लॉर्ड मिंटो द्वितीय अगर रहेगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय है ना, मार्ले मिंटो, तो 1905 से 1910 तक था। इसी में आया था मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 का आया था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, ये मिंटो के समय में। डॉलोजी तो बहुत कम है। डॉलोजी का कार्यकाल था 1848 से 56 तक इसका कार्यकाल था। रेलवे आपका ट्रैक है ना, तार, डाक सभी किया था। इसमें आपका सबसे बड़ा शिक्षा में एक वुड डिस्पैच आया था। इसके शासनकाल में वुड डिस्पैच 1854 आया था। जो क्वेश्चन है आपका, वुड डिस्पैच आया था, है ना, इसके शासनकाल में। लेकिन भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने वाला कौन है, आंसर नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए नेक्स्ट, सहायक संधि किसके काल में प्रणीत किया था। कि पहले सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस समझिए। सहायक संधि इसको कहा जाता था जो भी राज्य क्षेत्र अंग्रेज लाया था सहायक संधि लाने वाला कौन था, लॉर्ड बेली का शासनकाल जानते हैं 1798 से
1805 एक सहायक संधि लाया था। एक क्वेश्चन करता है सहायक संधि कौन लाया? लॉर्ड ब्लेजली लाया। सहायक संधि पर पहला साइन करने वाला कौन था? हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा 1798 में पहला राज्य कौन था? 1798 में पहला राज्य हैदराबाद। सहायक संधि पर साइन करने वाला मैंने पहला अपनाने वाला लॉर्ड ब्लेजली हैदराबाद था। लॉर्ड ब्लेजली इसके बारे में इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड ब्लेजली। सहायक संधि को किसके शासनकाल में? लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में। ठीक है। और सहायक संधि है क्या कि कोई भी राज्य, मान लीजिए कि सपोज दैट ये राज्य है, अगर ये राज्य है, ये राज्य, ये राज्य अंग्रेज, ये अंग्रेज का राज्य है, ये सहायक संधि अगर ये राज्य अपना लिया, ये राज्य अपना लिया सहायक संधि, तो आप इसके अधीन में आ गए। अब सहायक संधि में क्या होगा कि आपको अपना सेना नहीं रखना है। इस राज्य को जो सहायक संधि पर साइन कर दिया उसको अपना सेना नहीं रखना है। सेना ये भेजेगा अंग्रेज का सेना यहाँ रहेगा। ये किसी के राज्य के साथ संधि नहीं कर सकता, किसी से माने कोई भी वार्तालाप नहीं कर सकता बिना इसके इजाज़त का। और जो सेना यहाँ रखेगा उसका खर्च भी देना है किसको? उसी राज्य को। अगर नहीं देते हैं आप खर्च तो आपके कुछ क्षेत्र 1/3 क्षेत्र आपका ले लेगा अंग्रेज। ये सब था सहायक संधि में, है ना। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो जानते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बताएंगे, आगे भी बताएंगे। अस्थायी बंदोबस्त कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस विभाग का मैंने आपको इसको पिता कहा जाता है, पुलिस का जनक कहा जाता है ना। जॉन शोर छोड़िए, लॉर्ड जॉन शोर के बारे में ज़्यादा नहीं जानिए। लॉर्ड ऑकलैंड को जान लिए कि ग्रांड ट्रंक रोड जो शेर शाह सूरी बनाया था रोड, उस रोड का नाम ग्रांड ट्रंक रोड ही दिया था। अब कौन? लॉर्ड ऑकलैंड ही दिया था। कौन दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड ही दिया था। ठीक है। और विदेशी पढ़ने के लिए भारतीयों को विदेशी पढ़ने की प्रथा जो हुई, भेजना शुरू किया, सबसे पहले लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर, निम्नलिखित से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में क्या था? लॉर्ड हॉर्डिंग के समय क्या था? उस समय जो है रेजिडेंट था जेम्स ऑटरम। कौन था? जेम्स ऑटरम। कर्नल स्लीमैन जानते हैं ठगी प्रथा को दूर करने समय विलियम बेंटिंग के समय इसी के सलाह पर, कर्नल स्लीमैन की सलाह पर किया गया था। नेक्स्ट आइए 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, है ना। इस समय डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। बाकी अब जानते हैं रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। रिपन के समय ही परमानेंट जो ये आपको जनगणना शुरू हुआ 1882 में, 81 में अस्थायी जनगणना शुरू हुआ। लॉर्ड रिपन अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। लिटन का कार्यकाल लिबर्ट विधेयक था, है ना। लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 के बीच में है। इसमें इन्होंने IAS के एग्ज़ाम में 21 वर्ष से आयु घटा कर 18 वर्ष 19 वर्ष कर दिया था। इस सब लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है आपका, कैनिंग का कार्यकाल 1856 डलहौजी के बाद 56 से 62 तक है। और इस पीरियड में 1857 का विद्रोह होता है, 1857 का विद्रोह, फिर 1858 का अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, और उसमें भारत के वायसराय को, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दे दिया जाता है। इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बन गया और अंतिम गवर्नर जनरल भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ये तो सिंपल आप लोग सब बना सकते हैं। उदारवादी कौन नहीं थे? तो लाल बाल पाल, अगर आंसर देखें लाल बाल पाल थे गर्म दल के नेता, तो आंसर डी हो जाएगा। ये लाल लाजपत राय। बाकी सब उदारवादी थे, सब बाकी क्या थे? उदारवादी। ये उदारवादी नहीं थे, ये उग्रवादी थे, गर्मपंथी थे। लाल लाजपत राय आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चौरा चोरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? देखिए चौरा चोरी कांड आप जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 को हुआ। 5 फरवरी 1922 को हुआ। असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसी समय आपको चौरा चोरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। वहीं पर एक पुलिस चौकी जला दिया गया भारतीयों के द्वारा। चौरा चोरी कांड हुआ 5 फरवरी 1922, याद रखेंगे 5 फरवरी 1922 को। उस समय गांधी जी यहाँ नहीं थे। गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे, गुजरात में थे। कहाँ थे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए। अब सब घटना विचार कीजिए। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। यहीं पर झंडा फहराने का जो 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया है लाहौर अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को।
गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था 5 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ये हुआ था 15 मार्च 1931 को। सब 31 की घटना है। गांधी इरविन संबंध था 5 मार्च 1931, ये 15 मार्च से। राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च को दिया गया। 23 मार्च देखिए, गांधी इरविन 5 मार्च, कराची अधिवेशन 15 मार्च, राजगुरु को सुखदेव भगत सिंह को फांसी 23 मार्च। लगातार है तीनों, और 1929 पहले है, तो तीनों एक सीरियल से हो जाएगा। तीनों हो जाएगा 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। देखिए कौन ऑप्शन है, 1 2, डी नंबर ऑप्शन आपको देखिए, डी नंबर दिख रहा है 1 2 3 4। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आप जानते हैं राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। 1828 में स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये भी सही है ना। महादीप गोविंद रानडे, ये ऑप्शन गलत है, डी नंबर गलत है। कौन सम्मिलित नहीं है, तो डी ने, क्योंकि जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई मैडम ब्लाटवस्की एवं अल्कॉट के तहत, ब्लाटवस्की एवं अल्कॉट के द्वारा किया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को भारत में कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट मतलब कि लड़कियों की उम्र जो है 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। सिविल मैरिज एक्ट के तहत 14 वर्ष निर्धारित पहले किया गया था। इसको किए थे केशव चंद्र सेन, ध्यान देंगे। नेटिव मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह किए, है ना। श्यामदास को फेमस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, है ना। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसके आपको अध्यक्ष थे जीडी बिड़ला। आंसर दे रहे हैं ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, जीडी बिड़ला, जीडी बिड़ला। कृपलानी को जानते हैं, जिसमें भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष थे कांग्रेस का, ठीक है। और क्या है, महात्मा गांधी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, सी बात नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ ढक गया दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, सॉरी। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यहीं पढ़िए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिख रहा है ना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे? तो देखिए ये त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा पहले बात क्वेश्चन करेगा। त्रिपुरा कहाँ है, तो एमपी में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1939 में हुआ था। कब हुआ था, 1939 में हुआ था। पहली बार जब विवाद हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी पटाभी सितार मैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसमें कारण विवाद होने पर आपको सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए। फिर राजेंद्र बाबू पूछता है क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र के इस्तीफा देने के बाद कौन अध्यक्ष बना था? राजेंद्र प्रसाद बने। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरी बार फिर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। तो पूछ तरह क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरी बार कौन बने, तो सुभाष चंद्र बोस। दूसरी बार कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। एक क्वेश्चन हरिपुरा अधिवेशन पूछता है, 1938 में हुआ था, है ना। 1938 में यहाँ भी आपको सुभाष बाबू ही थे मेंबर। चलिए नेक्स्ट। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का मूल स्रोत है, किसका स्रोत है बताइए आपको। क्या होता है इससे? कोयला अगर जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, तो इससे क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा? नहीं। भू प्रदूषण, कोयला जब भी जलाइएगा तो बाहर जलाइएगा ला करके, तो भू प्रदूषण में नहीं होगा, निकालेंगे बाहर जलाएंगे। डीजल को बाहर जलाइएगा तो इससे का जल प्रदूषण भी नहीं, वायु प्रदूषण। किससे, इससे क्या आंसर कोई मार सकते हैं? वायु प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, इकोसिस्टम का मित्र नहीं है? तो इकोलिप्टस। क्यों? इकोलिप्टस आपका हानिकारक है, इसको शत्रु कहा जाता है।
इकोसिस्टम के। क्यों कि सारा जल को सोख लेता है, सारा जल को बहुत लंबाई ज़मीन के खुद माने बहुत अंदर तक चला जाता है इसका रूट, इसका है ना, इसलिए आपको यूकेलिप्टस हो जाएगा। नेक्स्ट 24 सूची फर्स्ट सूची देखिए, दर्रा पूछ रहा है, एक तरफ है दर्रा एक तरफ है राज। दर्रा बनिहाल दर्रा हम पढ़ा चुके कितना बार, बनिहाल दर्रा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर। कहाँ है, जम्मू कश्मीर। नाथुला दर्रा, नाथुला आपको याद होगा सिक्किम में। दर्रा क्या, दर्रा रास्ता जोड़ने का काम करता है, रास्ता है दर्रा, क्या रास्ता। नीति नीति दर्रा, माना दर्रा, ये सब कहाँ है, नीति माना उत्तराखंड में। शिवकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। मिला लेंगे तो बनिहाल 2, एक ही ऑप्शन है, बी नंबर हो जाएगा, है ना। नाथुला सिक्किम 3, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। जो प्राकृतिक रूप में पाया जा रहा है, जो बनाया नहीं जा रहा है, जैसे कि आपका उसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक पूछ रहा है कौन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन किस पर डालता है प्रभाव, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली मात्रा मापी जाती है। पढ़ा चुके हैं, BOD पढ़ाए थे एक दिन, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांडेड। नदी में अगर जल प्रदूषण निर्धारण करना है तो ऑक्सीजन को मापिएगा आप, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या है, लो है कि हाई है, कितना ऑक्सीजन है पानी में घुला हुआ, इसे माप लेंगे हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन 27 देखिए, सूची फर्स्ट सोचिए, तांबा का क्षेत्र और राज का रहा। चंद्रपुर है महाराष्ट्र, ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ लगता है कि हासन। तो हासन तो आप जान रहे हैं कि कर्नाटक में है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आगे हम देखते हैं हासन क्या, कर्नाटक। खम्मान खेतरी, खेतरी कहाँ है, राजस्थान। तो हासन पहले देखिए, हासन जो है आपका कर्नाटक में है, मैंने कर्नाटक कहाँ पे है देखिए, 4 नंबर ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में है ही है, 4 नंबर मार दीजिए, बाकी मिला लीजिएगा। नेक्स्ट 28, निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है ना। आप करेंट क्वेश्चन इसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 29, कौन सा देश गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता। गैसोहॉल पहले है क्या, ये जानना आपको ज़रूरी है। ये आपको पेट्रोल इथेनॉल का मिक्सचर है, पेट्रोल और इथेनॉल। इथेनॉल कैसे, मैंने इथाइल अल्कोहल, जिसे आपको बनाते शुगर चीनी से बनाया जाता है, इथाइल अल्कोहल जो शराब टाइप का बनता है, तो उसको मिलाया जाता है किसमें, पेट्रोल में, तब गैसोहॉल बनता है। और कह रहा है गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता कौन है, तो यहाँ पर फिलहाल जो आप ब्राज़ील, आपका ब्राज़ील देख लेंगे, ब्राज़ील हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरी झील कौन है। सबसे गहरी झील आपका बैकाल हो गया, बैकाल रूस में है। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, बैकाल से सबसे गहरी है, बैकाल झील रूस है। क्रेटर लेक संयुक्त अमेरिका में है, न्यासा झील अफ्रीका में है, टंगनिका झील भी अफ्रीका में है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभवतः, नवीकरणीय और नवीकरणीय जिसका निर्माण किया जा सकता है उसको नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें बराबर कंफ्यूजन करते हैं। अनवीकरणीय जिसका आप नहीं कर सकते, मान लीजिए जैसे कोयला वगैरह है, पेट्रोल है, डीजल है, तो जल गया, कोयला जल गया तो उसका फिर निर्माण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अनवीकरणीय ऊर्जा हो जाता है वो। नवीकरणीय जो फिर से आप कर सकते हैं। तो कह रहा भारत में निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावता वाला है, तो आपका भी सबसे ज़्यादा सनलाइट, सौर ऊर्जा ही है सबसे फेमस। चलिए देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, नागार्जुन सागर स्थित है। नागार्जुन सब जानते हैं, कृष्णा नदी पर, आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा नदी पर। बेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा जो है सो आप कृष्णा की सहायक नदी है, सब जानते हैं। ये 33 नंबर देखिए, आपका रहा आलू कहाँ है, सबसे ज़्यादा आलू किस राज्य में अपना, तो उत्तर प्रदेश सही है। नारियल केला सही है, तंबाकू आंध्र सही है, केला गलत है, केला नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 34, कोरी क्रीक स्थित है। सर क्रीक और कोरी क्रीक है ना, गुजरात के एरिया में है। कोरी क्रीक आपको पड़ता है कच्छ के रण में, कहाँ है, कच्छ और खंबात की खाड़ी, गुजरात में। दो जो बॉक्स है दिया हुआ ऐसे ऐसे जो मैप बनाते हैं देखते हैं वैसे, तो ये आपका क्या कच्छ का रण हो गया, एक ये हो गया काठियावाड़, ये क्या हो गया काठियावाड़, ये हो गया खंबात, जो भारत का मैप बनता है ऐसे, तो ये आपका काठियावाड़, एक कच्छ का रण। तो कच्छ के रण जो है, रण ऊपर का क्षेत्र रण है,
उसी में आपका कोरिकिल स्थित है। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है ना। चंबल घाटी योजना जो है ये इससे मराठ ये आपको एमपी और राजस्थान की योजना है। चंबल घाटी में गांधी सागर भी है, जवाहर सागर भी है और राणा प्रताप सागर भी है, 3 सागर। तो एक दो ये भी रहेगा, ये भी और ये भी। देखिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा तो 1 2 ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1 और 2, बस 1 नंबर आंसर। चलिए आइए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गडजात पहाड़िया उड़ीसा में ही है। गडजात पहाड़िया उड़ीसा और झारखंड की सीमा में लगभग पड़ता है, ये है वहाँ, सही है। सेबराय पहाड़िया, सेबराय एकदम बराबर पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, पहाड़िया तमिलनाडु में, ठीक है। नल्ला मलाई, नल्ला मल्ला जो है सो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मांडव पहाड़िया ये गलत है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ये सुमेलित नहीं है, ये आपको एमपी में पड़ता है, महाराष्ट्र में नहीं है। नेक्स्ट आइए, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम सब जानते होंगे कि आप कावेरी नदी पर है, किस पे है? कावेरी पे है, कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। और सबसे पुरानी शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना ही है, सबसे पुरानी। नेक्स्ट आइए, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है? पहले कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 94% होती है ना। उसके बाद फिर बिटुमिनस जो ज़्यादा यूज होता है, फिर आपको लिग्नाइट जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला, ब्राउन कोल भी कहा जाता है, भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार जो है स्टोर तमिलनाडु में नेवेली में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत और उष्ण कटिबंधीय, ऐसा मरुस्थल जहाँ पर मैंने दोनों मौसम क्षेत्र हो। जो शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? जो कि 23.5 डिग्री से ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, ये तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, जो गर्म का क्षेत्र। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। और शीतोष्ण उसके ऊपर है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो अरब सागर देखिए उसी में आता है, अटकामा ही नहीं होगा, अटकामा भी आप आता है। कालाहारी, पेंटागोनिया ठंडा हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। कालाहारी कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वनस्थल है? तो हो जाएगा आपको कालाहारी। चलिए नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत में सबसे ज़्यादा फसल उगाया जाता है धान का। किसका? धान का। चलिए निम्नलिखित से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नहीं है? आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, नहीं कह दिए। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर काकीनाडा पड़ता है, काकीनाडा। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? उद्यमिता इंग्लिश देता है ना, इंग्लिश देता ज़्यादा अच्छा रहता है। ये अहमदाबाद में, गुजरात में पड़ता है। चलिए अब आया, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो देखिए, पहली बार योजना आयोग का गठन कब हुआ? पहले देखिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। 1950 को हुआ था, है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम। तो पीएम कौन थे उस समय? नेहरू थे। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष यही आपको नेहरू हो गए, है ना। आपको योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना बनाता है। तो 1950 में इसका गठन हुआ। 1951 से पंचवर्षीय योजना आया। प्रथम जो 51 से 56 तक। ये आपको किस मॉडल पर तैयार था? पूछता है क्वेश्चन। तो हेराल्ड मॉडल। कौन मॉडल? हेराल्ड मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना अगर पूछेगा आपसे तो फिर क्या कीजिएगा? 56 से 61 कीजिएगा। क्या कीजिएगा? 61। तीसरा पूछेगा तो फिर 1961 से 66, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो कह रहा है कि इसका प्रथम हेराल्ड मॉडल पर, दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें पहला पंचवर्षीय योजना में आपका कृषि क्या था? कृषि प्राथमिकता क्या था? कृषि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग।
तीसरा में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग दोनों। तो क्या आंसर मारेंगे आप? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या था? कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि। आइए, ये तो आप जानते हैं, सूची फर्स्ट हरित क्रांति कौन नहीं जानते हैं? हरित क्रांति खदान से, कृषि से है। हरित क्रांति जो है सो पहले लाए थे मैक्सिको में। कहाँ आया था? मैक्सिको में गेहूँ, मैक्सिको से गेहूँ लाया गया था। हरित क्रांति के जनक कौन? भारत में कौन? स्वामी विश्वनाथन, है ना, स्वामीनाथन, है ना। और श्वेत क्रांति दूध से, वर्गीज कुरियन, दूध से। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, दूध से। पीत क्रांति तिलहन से। नीली क्रांति मत्स्य से। मिला लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? हरित क्रांति खदान 2 नंबर, श्वेत क्रांति दूध 4 नंबर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। आइए, क्वेश्चन पता लीजिए। बैंक दर से क्या पढ़ाया? हम पढ़ाए थे मौद्रिक नीति। क्या पढ़ाए थे? मौद्रिक नीति। आरबीआई जारी करती है मौद्रिक नीति, उसी के तहत आता है बैंक दर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है ना, ब्याज दर क्या है, सब आता है उसी तरह से। तो आप पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा कि बैंक दर बताए थे कि एक बैंक दर और रेपो रेट, रेपो दर दोनों एक ही चीज़ है। सभी वाणिज्यिक बैंक, जितने बैंक हैं इंडिया में, उसका मदर बैंक, फादर कौन है? आरबीआई। तो सभी वाणिज्यिक बैंकों को जो पैसा की जरूरत होती है, किससे लोन लेता है? इससे लेता है, आरबीआई से लेता है। सभी वाणिज्यिक बैंक लेता है लोन लेता है सभी बैंक, ऑल बैंक लेता है। तो बैंक लोन देती है, आरबीआई देती है इसको लोन सभी बैंकों को, है ना। तो आरबीआई जिस रेट पे, जिस दर पे सभी बैंकों को देती है, उसी को कहा जाता है बैंक दर। और चाहे रेपो रेट, तो रेपो रेट में होता है अल्पकाल के लिए देगा, कम समय के लिए देगा, कल्प समय। तो यहाँ पर हो जाएगा रेपो रेट, कम समय के लिए जो आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों को जो लोन देती है, जिस दर पर देती है, उसको रेपो दर कहते हैं। वही बात हो जाएगा जब दीर्घकाल के लिए, लंबा समय के लिए, जब लंबे समय के लिए, दीर्घकाल के लिए आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पे लोन देती है, उस दर को बैंक दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा इसका? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले लोन को, ये हो जाएगा डी नंबर आंसर, ठीक है। चलिए, आयात प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए, आयात प्रक्रिया, आयात आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। कैसी से विनिमय प्रणाली जो है आरबीआई कंट्रोल करता है इसको भी, विनिमय प्रणाली को। तो आरबीआई से आप जारी करने पर और निर्देश मिलने पर इंडेंट होगा, इंडेंट करने के बाद ही आप कर सकते हैं। तो आयात प्रक्रिया प्रारंभ होती है इंडेंट से। किससे होती है? इंडेंट से। ड्यूटी ड्रा बैंक आयात शुल्क की अधिक दर से है। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़िए। भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वित्त आयोग गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का काम है जो भी पैसा कलेक्शन है, जो भी आता है उसमें राज्य और केंद्र में बंटवारा करना। वित्त आयोग का काम है कि 5 साल के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों का निर्धारित उनके बाल लिंग अनुपात बताइए। और लिंगानुपात, इस क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन डाल दिया सेट में, प्रैक्टिस सेट है किसी का, है ना। तो ऐसे जान लीजिए, मेघालय का आपका लिंगानुपात है 900, मेरे समझ से 86 होगा। अब मेघालय का कितना हो गया? 986। मिजोरम का हो गया 975 होना चाहिए, 975। और सबसे कम हरियाणा का था 1877। पंजाब का था 893। तो सजा लीजिएगा, सबसे 986 पहले जाएगा, है ना। मेघालय 2 नंबर आएगा, फिर 1 नंबर आएगा, 2 नंबर, 1 नंबर, फिर 4 नंबर, 2 1 4 3। देखिएगा 2 1 4 3, देखिए 2 1, गलत कर दिए क्या जी? हरियाणा 815, 2 1 नहीं 4 3 गलत दिया, ऑप्शन दिया है 2 1 4 3। हाँ दोनों दे दिया एक ही जगह, 2 1 3 3 दे दिया। यहाँ ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है ना।
इसका आंसर होना चाहिए था 2 1 4 3, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट मिटाएं। आइए 51 नंबर देखिए। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? सबसे कम लिंगानुपात, तो ये आपको दमनदीप का 618 पड़ता है। सबसे कम लिंगानुपात इसका होगा। राज्य में हो गया आपको हरियाणा का 877 हो गया, और संघ शासित क्षेत्र में 618 हो गया इसका। चलिए, जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता, से पूछता नहीं है लेकिन बना देते हैं, 65% ही हो जाएगा। अंतिम आंकड़ों से क्वेश्चन 52 क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप लोग, 52 नहीं बनी पढ़िएगा। चलिए 53 नंबर देखिए। सूची वैज्ञानिक है और आविष्कारक है। अल्फ्रेड नोबेल, जिस पर नोबेल पुरस्कार दिया था, डायनामाइट का आविष्कार किए थे, डायनामाइट का खोज किए थे ना, डायनामाइट। तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा, इसी में दिख रहा है सिर्फ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेंसिलिन की खोज किए थे। चार्ल्स डार्विन, विकास का सिद्धांत। मैडम क्यूरी, रेडियम की खोज किए थे। ठीक है, क्लियर। आइए 55। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे, मिटाते हैं इसको। एंटी फ्रीज यौगिक, एंटी फ्रीज मतलब क्या होता है? जमने नहीं देता है किसी चीज़, अगर इसको मिला देते हैं तो ग्लाइकोल का काम हुई, एथिलीन ग्लाइकोल का काम है कि एंटी फ्रीज। बिल्कुल सही है, 1 नंबर बिल्कुल सही है कि एथिलीन ग्लाइकोल का काम है कि मिलाने पर जमने नहीं देगा। एंटी नॉक एजेंट, एंटी नॉक अपस्फोटन को कम करता है, मतलब कि ये आपको एंटी नॉक एजेंट टेट्रा एथिलेट जो है, टेट्रा एथिलेट, ये जानते हैं कि मिला देने पर पेट्रोल में इसका आपका ऊर्जा शक्ति बढ़ जाता है, मतलब कि आपको खपत कम होगा, कम उड़ेगा, है ना। तो ये भी सही है, बी नंबर भी सही है, ये भी सही है। एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, कैरोटीन जो है विटामिन बी एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट बनाता है, बॉडी को लड़ने की क्षमता बनाता है ना। तो ये भी सही है, सी नंबर भी सही है, 1 2 3 सही है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोटिक्स, क्विनोन। ये नहीं, क्विनोन जो है मलेरिया की दवा है, ये क्विनोन जो है सो मलेरिया की दवा है। ये आपका आंसर डी नंबर, ये सही मरी है। चलिए क्वेश्चन पता नहीं चल रहा दोस्तों, छोड़ दीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसको भी छोड़ दीजिए। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? जानते हैं, रेफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया। अब 58 नंबर जानते हैं, अब देखिए लिटमस अम्ल क्षार सूचक है। लिटमस जो है पेपर सूचक है, कहाँ से प्राप्त होता है? सूचक प्राप्त होता है कहाँ से? तो सब जानते हैं लाइकेन से प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन से प्राप्त होता है। मादा जनन पथ में पहुँचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी श्वसन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। देखिए यूटेरस से होता है, इसका जो ट्यूब होता है फिलिपिन, ये यूटेरस से मान लीजिए, ठीक है, ये ट्यूब हो गया। इस ट्यूब में अगर यहाँ पर स्पर्म जो है, ये यूटेरस है, बचदानी जो महिलाएं का है ना, योनि है, तो इस माध्यम से अगर जाता है आपका स्पर्म, आपका जाता है इसमें, चढ़ता है इसमें स्पर्म, तो कार्रवाई कर मादा जनन पथ में पहुँचने के बाद, इस पथ में पहुँचने के बाद मानव शुक्राणु जो गया, माने पुरुष का शुक्राणु जो गया, अपनी निषेचन क्षमता कितने दिन तक रह सकता है इसमें सुरक्षित, और डेट कर जाएगा इसके बाद, है ना। तो ये मैक्सिमम 2 से 3 दिन होता है दोस्तों। डी नंबर आप कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित रोग है? कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो खिलाड़ी पाँव आपका फंगल है, कवक से होता है। किसे होता है? कवक से होता है। जैसे पैरों में जो छाला पड़ जाता है, जिससे देखते हैं स्किन उखड़ना शुरू करता है, वो आप खिलाड़ी पाँव। दांत भी कवक से होता है, फंगस से होता है। थ्रस भी आपको फंगस से ही होता है। तो आपको यक्षमा जो टीबी, जिसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है, टीबी देखना, टीबी नहीं, ये यक्षमा बीमारी से होता है। चलिए 60 नंबर, ठीक है। आइए, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव काल हम लोग की कलाई में स्पंदन जो होता है तो कितना होता है? जितना हृदय करेगा उतना ही करेगा, उसी तरह से जिस तरह से हृदय हर्ट करेगा, ऐसे थोड़ा कि हर्ट कर रहा है 72 तो करेगा 85, जितना हर्ट का रेट है इसी से नाप लिया जाता है ना। चलिए इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। अब देखिए, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन दायी है?
अब अल्कोहल लेते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? निराविशन के लिए माने विष के लिए कौन जिम्मेवार है? तो लीवर आपको फेमस यकृत। आप दारू पीजिए, सारे मर जाइए, कुछ हुई तो जांच क्या होगा? लीवर का जांच होगा, है ना। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट, नॉटिकम, नॉट जहाज के चाल की माप है, नॉट बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील, ये नौशालांश में नॉटिकल मील दूरी नाप इसने बताए थे, हम बताए थे कि जैसे इंडिया है, इंडिया का ये क्षेत्र, तो यहाँ पर आपका अपना क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील, 12 इधर से क्षेत्र है। फिर इसका अन्य क्षेत्र आता है 24 किलोमीटर, 24 नॉटिकल मील। मैंने आपको नॉटिकल मील क्या है, ये सही है, नौशाला में प्रयुक्त, ठीक है। आगे देखिए, फिर ढंग गया। एंगस्ट्रम, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रम जो है सो आप प्रकाश का तरंग दैर्घ्य की इकाई, सही, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन, नहीं, प्रकाश वर्ष समय मापन नहीं, दूरी का मापक है। क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का मापक। प्रकाश की दूरी जो चलती है एक साल में, जब प्रकाश लाइट कितना दूरी तय करती है उसको प्रकाश समय मापन की इकाई नहीं। ये नंबर डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा? डी। 64 देखिए, कह रहा है कोबाल्ट क्या करता है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट शरीर के अंतरंग के अवरुद्ध का उपचार, कैंसर का उपचार करता है कोबाल्ट, बिल्कुल सही है ना। आयोडीन 30, आयोडीन का काम करता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, जानते हैं, थायराइड के उपचार के लिए भी होता है। फॉस्फोरस श्वेत रक्त का आरबीसी उपचार के लिए भी होता है, जैविक के लिए भी सही है। गोल्ड 198 रेटिना के लिए, नहीं, ये भी कैंसर का ही एक उपचार के लिए, ये आप कैंसर हो जाएगा, ये गलत है। वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए, आप जो सब जानते हैं, वाहन के पीछे को देखने के लिए सबसे उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन होता है? उत्तल दर्पण रहता है। क्यों? कि आपको जो दूर से लाइट आता है उसको ऑब्जर्व करके आपको छोटा इमेज बनाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? छोटा इमेज बनाता है ना। और जहाँ जहाँ बड़ा, जैसे कि आपको सर्च लाइट में, अवतल दर्पण का यूज कहाँ होगा? जहाँ सर्च लाइट है, हेड लाइट होगा गाड़ी का हो गया, जिससे दाढ़ी बनाने जाते हैं तो दाढ़ी बनाने में जहाँ बड़ा करके देखना होगा, ये बड़ा बनाता है, जहाँ बड़ा देखना होगा इमेज वहाँ आपको अवतल दर्पण, जहाँ छोटा देखना होगा वहाँ उत्तल दर्पण, ठीक है। बाइफोकल लेंस दोनों जगह के लिए अलग, समतल दर्पण बाद में। चलिए, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, ठीक है। वित्तीय आपातकाल 360, राष्ट्रपति शासन 356 और एक 365 पूछता है, बता चुके हैं। चलिए, अब कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करते हैं? एक तो बाहरी आक्रमण, बिल्कुल सही है, बाहरी आक्रमण बिल्कुल सही है। आंतरिक अशांति पहले था, लेकिन इंदिरा गांधी इस पर लगा दी थी 75 इमरजेंसी, तो आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। 1900 आपको बताए थे हम, 44वां संविधान संशोधन के तहत आपको आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह ला दिया गया। अगर देश में पूरा विद्रोह होगा, सशस्त्र हथियार उठाकर विद्रोह होगा, तब लगाया जाएगा, आंतरिक अशांति पे नहीं लगा। आंतरिक अशांति को हटा करके उसके जगह पर लगाया जाएगा सशस्त्र विद्रोह। तो इसका मतलब कि 1 नंबर बाहरी आक्रमण पर, 3 नंबर क्लियर है, 1-3 एकदम कन्फर्म रिजल्ट है, 1-3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, ये 64 कौन था? 68, देखिए 68, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों को गठित करती है? देखिए, प्राक्कलन समिति संसद किस सदन के सदनों से गठित की जाती है? तो पहली बात कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों जुड़वा वाहन है। लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पैक जिसको कहते हैं, दोनों आपका है। प्राक्कलन समिति में सिर्फ 30 सदस्य होता है। प्राक्कलन समिति कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में सारा सदस्य जो होता है लोकसभा से होता है। कितने सारा सदस्य क्या होता है? लोकसभा, 30 सदस्य टोटल लोकसभा से चुना जाता है। और लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, 15-7 कितना हुआ? 22। ध्यान देंगे, दोनों जुड़वा वाहन है। काम क्या करती है लोक लेखा समिति? जो भी आपका कैग रिपोर्ट देता है, उसके कैग जो जांच का रिपोर्ट देता है, लोक लेखा समिति तैयार करती है उसका आधार पर, है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे क्या, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन द्वारा? केवल लोकसभा, 30 सदस्य, ठीक है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का बिंदु क्या है? अंतर का बिंदु सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा वहाँ भी है, द्विसदनात्मक व्यवस्था वहाँ भी है, यहाँ भी है द्विसदन, लोकसभा राज्यसभा, न्यायिक समीक्षा यहाँ भी होती है, न्यायिक समीक्षा वहाँ भी है,
वास्तविक एवं नाम मात्र कार्यपालिका, इस पे ही अंतर है। वहाँ पे भारत में वहाँ नाम मात्र कार्यपालिका, भारत में वास्तविक कार्यपालिका, इस बिंदु पर दोनों में अंतर है। क्वेश्चन, निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार, हटा के देख रहे हैं, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार का और निर्वाचित होने माने मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, माने आपको वोट जो देते हैं हम लोग, वो अधिकार, और अगर हम चुनाव जीत जाएं मुखिया का, विधायक का, एमपी का, तो वो अधिकार कैसा है, संवैधानिक है क्या है। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है इसमें। क्यों होता है कि संविधान, या उसको संवैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार है। आर्टिकल 326 है तो संवैधानिक अधिकार मान लिया जाता है, मूल अधिकार तो है नहीं, ये बात क्लियर है। विधिक अधिकार एक अधिनियम के तहत, अब कह सकते हैं विधिक अधिकार भी एक अधिनियम के तहत, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। मत देने का अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, पहले वोट देने का अधिकार भी क्या था, मौलिक अधिकार था। इसको हटा के मतलब कि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। राजनीतिक अधिकार भी ऑप्शन दे देगा, हाँ नहीं दिया है, कहीं कहीं ऑप्शन देगा राजनीतिक अधिकार भी, तब क्या करेंगे, तो आप वहाँ देख कर मारेंगे। इसमें आपको संवैधानिक अधिकार नहीं मारना है, विधिक अधिकार मारना है। क्या मारना है, विधिक अधिकार मारना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो बताए थे कि आपको समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो जोड़ा नहीं गया। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया, अखंडता नहीं है। तो 1 2 3 मार सकते हैं, ग्राम स्वराज, हाँ अखंडता इसी से आ जाता है, ग्राम स्वराज, तीनों आप 1 2 3 कर सकते हैं, ये नंबर। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। 51, 52, 53, 54 दिया है, आप सबको देखिए। अनुच्छेद 51 क्या है, अनुच्छेद 51 में है विदेश नीति, क्या है, विदेश नीति। अनुच्छेद 50 में क्या है, संघ कार्यपालिका विधायिका में अंतर, पृथक्करण। 51 में क्या हो गया, विदेश नीति। 52 क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या है, लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में ही है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 53। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 बराबर है। 54 में निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मान लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा जो है निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे, ये वर्णन है। 55 में निर्वाचन प्रणाली, अनुपातिक एक्रमण संक्रमणीय प्रणाली जो है वो इसमें वर्णन है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाती है, निर्वाचन आयोग, उसका अनुच्छेद वर्णन 324 में, किसमें, 324 में। और 321, 22, 23 आपका सब लोकसभा से है। 315 में यूपीएससी गठन होता है, संघ लोकसभा आयोग, और उसी के हिसाब का 21, 22, 23 तक बना है, उसको आपको देखना, बाद में देखें। चलिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो तैयार तो पूर्ण रूप से तैयार अगर क्वेश्चन देखिए किया है तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया पूर्ण रूप से, है ना। लागू हुआ पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, आंशिक रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से लागू पूछेगा तो ये मारेंगे। यहाँ क्या आंसर होगा आपका, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 75, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की अनुशंसा किसने की थी। तो पंचायती राज जो अभी चल रहा है भारत में, तो बताए थे आपको उनकी 57 में बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद आपको चल रहा है अभी। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक आपका न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार हमको जो फंडामेंटल राइट मिला है भाग 3 में, भाग 3 में 12 से 35 तक हमको मौलिक अधिकार मिला है। भाग 3 में 12 से 35 अधिकार सभी जनता को, देश की सभी जनता को, सभी को मिला है मौलिक अधिकार। उस मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। तो संरक्षक मेरा कौन है, मौलिक अधिकार संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा, न्यायपालिका, ए नंबर।
चलिए यहाँ क्या कर रहा है, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने और प्रकाशित करने का दायित्व किसको है। आर्थिक समीक्षा को तैयार करना और आर्थिक समीक्षा तैयार करना और उसको प्रकाशित, अभी जो हम बताए थे बजट के बारे में चर्चा का, आर्थिक समीक्षा तैयार करना और उसको प्रकाशित करने का काम वित्त मंत्रालय का है। किसका, वित्त मंत्रालय का काम है। ठीक है। हाई नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन उस पर सुझावों द्वारा एक समिति गठन किया था। सूक्ष्म वित्त आयोग कौन था सूक्ष्म वित्त के अध्ययन के लिए, तो हुसैन समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है, भू राजस्व नीति से। तो आपको देखिए, रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट्स 1884 में लाया गया। ओह, 1784 में पिट साहब थे, विलियम पिट प्रधानमंत्री वहाँ के थे ब्रिटेन का, उनके समय में आया था। तो एक था संवैधानिक विकास का था, कंपनी अपने लिए आई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जानते हैं, पता है 1773 में लाया गया था, बंगाल का गवर्नर बना, कैसे कैसे सब। सहायक संधि जानते हैं, लॉर्ड ब्रेली लाया था। इसको अभी पढ़ा चुके हैं जस्ट क्वेश्चन पहले। एक व्यवस्था भू राजस्व का व्यवस्था कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कर रखा है भू राजस्व संबंधी नीति। तो महालबाड़ी हैं, 3 तरह से, रैयत बाड़ी, महालबाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था, और इस्तमरारी, एक इस्तमरारी बता चुके हैं, इस्तमरारी वारेन हेस्टिंग्स, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयत बाड़ी रीड एंड मुंडो, महालबाड़ी हॉर्ट मैकेंजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भू राजस्व संबंधित ही सब चीज़ था, तो महालबाड़ी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, चतुर्भुज योजना ये सब तो क्लियर है सब। चतुर्भुज योजना में ये सब क्या पढ़ाएंगे हम, है ना। स्टीम, अटलांटिक में कौन सा स्टीम है, तो ठंडी जल धाराई जल। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है, तो आपको दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता चारों चल गया, दिल्ली से मुंबई चेन्नई कोलकाता, सड़क को जोड़ने का काम चतुर्भुज योजना चल रहा है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन और नहीं कुछ है, टाइम भी देखना है हम लोग को। चलिए फिर इसको देख लीजिए, देखा हुआ सब। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त लाया। लॉर्ड बेली सहायक संधि, डलहौजी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स राज हड़प नीति, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, मिल गया। तो क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस 3 नंबर, लॉर्ड बेली सहायक 4 नंबर, 3 4 1 आंसर हो गया। चलिए इस तरह से देख ली क्वेश्चन 85, बाकी मैथ रीजनिंग क्वेश्चन लिस्ट है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़, मनोबल बढ़ाइए थोड़ा सा मेरा भी, तो अच्छा लगता है। आप लोग का सहयोग कमेंट आपको करते रहें बीच बीच में, अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।